सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, जमानत क्या लंदन रुखसत, नवाज शरीफ की क्या है किस्मत, कौन दे रहा है बिलावल को धमकियां, बिरोने मुल्क पाकिस्तान के अरबों डॉलर, सिंध हुकूमत की नई टेंशन, फराहमी आपके मंसूबे में भी करप्शन, आफिया सदीकी वापस आ रही हैं, अली मोहम्मद खान का बड़ा दावा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं और आज जिस मौजू पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो मियाँ साहब की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था और 26 मार्च तक बताया जा रहा है कि अब इस केस की समाअत को मुलतवी भी कर दिया गया है। आज जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिया है और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ का दिल ठीक काम कर रहा है। दर्द की शिकायत एक गोली से दूर हो गई। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बैरून मुल्क लोगों को भेजने का तजुर्बा ठीक नहीं, कई बार लोग बाहर गए लेकिन वापस नहीं आए और नैब को नोटिस भेजने के साथ साथ इस केस की समाअत को 26 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपसे असद खरल साहब जानना चाहूँगी, मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से बात भी हुई है, उनका ये मौक़िफ़ है कि किसी भी क्रिमिनल केस में इस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त दे देना, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती और अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा, वरना तो सर मेरा ख्याल है कि ये महज रिपोर्ट्स की रोशनी में अगर अदालत हुक्म देगी तो फिर दिया जाएगा। सैरिश, इस जो केस है ना नवाज शरीफ साहब का, ये जो VVI का एहतसाब का जो तरीका चल रहा है, जिसमें एक तरफ तो शोर भी मचा रहे हैं वो जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ हो, इसमें ऐसी भी मिसालें नहीं मिलती कि जेल मैनुअल के मुताबिक अब जो बुजदार साहब को याद आया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक अब हफ्ते में एक ही मुलाकात होगी नवाज शरीफ साहब की, वही जेल मैनुअल था लेकिन वो पहले इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा था, सिर्फ बाकी भेड़ बकरियों की तरह जिनको समझा रहे थे उनके ऊपर हो रहा था। अब इस तरह जो आपने बात की है, जो कानूनी माहिरीन की आपने बात की है, देखिए एक प्रेसिडेंट है और ये भी एक रिकॉर्ड पे बात है, फैक्ट्स पे बात है कि जिन लोगों के खिलाफ खाली इंक्वायरियाँ थी, जिसमें हुसैन हकानी हो, जिसमें और लोग भी हैं, जिस तरह इसाक डार साहब हैं, जब से डार साहब बाहर गए हैं, दिल के जो बहाना बना के एक दिन लेटे भी, तस्वीर भी जारी हुई, उसके बाद एक दिन भी कहीं दिखा दें हॉस्पिटल में कहीं लेटे हो, वो भागते हुए नजर आए हैं। इस तरीके से जो बाकी लोग भी गए हैं वहाँ पे वो वापस नहीं आए। अब नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरम है, वो मुलजम नहीं है, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो सजा याफ्ता कैदी हैं, मुजरम है। और एक मुजरम को अगर तिब्बी बुनियादों पर बाहर भेजा गया तो इसके बाद तो पाकिस्तान की जेलें खाली हो जाएंगी, क्योंकि हर मामला और जिस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट्स बनवाई, जो डोगर साहब भी बार बार यही कहते थे कि जब वहाँ पे केस लगता था ये कभी पिम्स में जा रहे थे, जनाह में जा रहे थे, कभी ये सर्विसेज में जा रहे थे और जो ही केस थोड़ा सा डिले होता था फिर वापस जेल चले जाते थे और बाकायदा रिपोर्टें बनाई गई, डेली मुलाकातों का सिलसिला जारी था। जस्टिस आसफ सईद, जो चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कहा है, हम वो पहली रिपोर्ट भी देखना चाहेंगे जो पिम्स जो है वहाँ पे जब दाखिल हुए थे तो वहाँ पे क्या मामला आए थे, वहाँ पे क्या तशखीस हुई थी। तो पंजाब के जो बोर्ड है मुख्तलिफ, उन्होंने भी जो किया है। लेकिन एक तरफ तो सैरिश ये जो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो स्टेट ऑफ आर्ट जो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि पंजाब के अंदर हमने बड़े बेहतरीन किस्म के हॉस्पिटल बनाए, अब ये अगर दिल का जो आर्जा है, अगर इसको बात को मान लिया जाए तो सैकड़ों लोग जो हैं, जो बल्कि हज़ारों की तादाद में अगर मंथली तो निकाला जाए डाटा तो वो तो बहुत आगे लाखों तक भी शायद पहुंच सकता है अगर पूरे पंजाब के हॉस्पिटल का लगाया जाए, जिनके बाईपास होते हैं, मुख्तलिफ जिनके स्टेंट जिनको डाले जाते हैं या बाकायदा ओपन सर्जरी होती है। तो क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो भेड़ बकरियां हैं? और हर मामले में अगर ये बात की जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है या इनके लिए कि एक यानी बात तो सिर्फ ये है सैरिश कि ये एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा, लेकिन फिर बात वही है, क्या और किसी मुलजम को ये इमरात मिल सकती हैं कि वो अपनी मर्जी से अंदर से एक चिट भेजता है कि इन लोगों को मेरे पास भेज दिया जाए और इनको वापस भेज दिया जाए, और जब उसका दिल चाहता है
उसके जो मिलने वाले हैं वो पहुंच जाते हैं। जब उसका दिल चाहता है उनके ज़ाती मालिक पहुंच जाते हैं। जब उनका दिल चाहता है वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जिसमें चाहें, यानी PIC में नहीं जाते जो दिल का हॉस्पिटल है, उसके अलावा हर हॉस्पिटल जाने के लिए वो तैयार है। फिर वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे पूरा उस तरीके से जिस तरह एक डिफेक्टो, जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आज भी वो ट्रीट होता है। 300-400 लोग जो है हॉस्पिटल के गिर्द वो सराउंड उसको घेराव उन्होंने किया होता है, एक मोटरकेड चलता है। तो ये वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मामला सिर्फ ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब को भेजा गया, और जिस तरह शमशान बुखारी साहब आप कह रहे थे कि लोग हमसे पूछते हैं, पब्लिक पूछती है कि अगर नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अरबों रुपए जिनके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, अगर उनके मुलाकातों में तो जब चाहे हो रही होती हैं, तो हमें जिसने 500 या 2-4 हज़ार की चोरी के अंदर बंदा अगर पकड़ा हुआ है तो उसको भी ये सहूलतें दी जाए, उसको भी ये हक दिया जाए। तो जो मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ कि जो बुज़दार साहब की मीटिंग हुई है ना, सिर्फ आखिरी बात, बुज़दार साहब की जो इमरान खान साहब से मीटिंग हुई है, ये अब बुज़दार साहब ने जो ट्वीट या जो किया है, स्टांस लिया है कि अब हफ्ते में सिर्फ एक मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हुई है। ये भी उनको इमरान खान साहब ने जब बावर कराया है कि थोड़ा सा आप होश करें और जो मामला हो रहा है ये मुझे बता दे, ये पंजाब हुकूमत चला कौन रहा है, ये आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं सारी आपको सिर्फ अपने पर्स एंड प्रिविलेज पे तो बड़ा आराम से आपने करवा लिया, और उस पर उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं साईं। अच्छा बाबर साहब, अब मैं ठीक है, मैं अब बाबर साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। बाबर साहब, अभी ये जो आज मामला सारा हुआ है, अब आज ये ऑब्जर्वेशन फिर आना कि मियाँ साहब जब कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने कैंपेन भी आपको पता है इससे पहले चलाई है, जब वो अंदर नहीं गए थे तब भी उनकी सेहत ठीक थी या ख़राब थी, जो भी था ये तो अब रिपोर्ट से ही पता चलेगा। लेकिन अब इसका अंदाज़ा ऑब्जर्वेशन रिमार्क से तो नहीं लगाया जा सकता कि अदालत क्या फ़ैसला देती है, लेकिन ये बात अलबत्ता ज़रूर वाज़ेह होगी कि अदालत किसी भी सियासी, अखलाकी, अवामी प्रेशर में आके फ़ैसला नहीं देगी। फ़ैसला जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। देखिए सहरिश, आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई सारी, उसमें जो नवाज शरीफ के वकील थे ख्वाजा हारिस, वो अपने आर्गूमेंट्स में जितने भी उन्होंने आर्गूमेंट दिए उसमें उन्होंने 5 मेडिकल रिपोर्ट जो थी, जो कि लाहौर में जो सिम्स में रहे या उसके बाद जिन्ना हॉस्पिटल में रहे, 5 मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर रखी, और उन्होंने आर्गूमेंट के ज़रिए पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये साबित कर दें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दिल के आर्जा में मुब्तला हैं। ख्वाजा उसके लेकिन चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो उनको कन्विंस करने में ख्वाजा हारिस नाकाम रहे। उन्होंने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब इनमें तो उनके सीने में दर्द दिखा हुआ है, जो कि एक मामूली तकलीफ़ है जो कि दवाई से दूर हो सकती है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इन बीमारियाँ मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखी हैं, इन्हीं बीमारियों के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी चलाई, उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमात का सामना भी किया, उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, उसने रावलपिंडी से लाहौर भी आए और सारा कुछ किया इन्हीं बीमारियों के साथ। असल इशू ये है सैरिश, जो मैं समझ सका हूँ कि नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल कैरियर है 1981 से लेके 2019 तक अगर देखें तो कम से कम 28-29 साल तो ये इक़्तिदार में रहे हैं, और पिछले 10 साल पंजाब में इनकी गवर्नमेंट रही है और फेडरल गवर्नमेंट में ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इन 10 सालों में ये बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल हटे कटे रहे, इनको कुछ नहीं था। अभी भी खाना जो है वो सारा घर से आता है और बड़ा आला खाना आता है। असल मसला जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि इनको आदत पड़ गई हुई है सरकारी खाना खाने की। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो मुफ्त खाना आता है ना, बेहतरीन किस्म का, वो खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, अपनी जेब से खाना खाने की आदत नहीं पड़ी हुई। तो ये जो अपनी जेब से पैसा आ रहा है, इससे ये दिल की तकलीफ इनको हो रही है। उसके अलावा सर वही ना टैक्सेस का, ज़कात का जो पैसा लोगों का खून पसीने की कमाई से जो टैक्स देते हैं, उससे जो ये याशियाँ करते हैं, जिस तरह से अरबों रुपया ये लोगों का लूटते रहे हैं, जिस तरह से ये जाती उम्रा का इनका घर था और उसका 35 करोड़ रुपया माहाना का खर्चा जो था फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती रही है, और तीन टाइम का 10 साल तक खाना जो है वो 8 क्लब रोड से जाता रहा है। अब ये जो जाती पैसे से खाना जा रहा है ना, असल तकलीफ याद आ रही है और उसी ने उनकी तबीयत खराब की हुई है। सही नहीं तो बाबर साहब, ये जो 4 साल उम्र बढ़ गई है 4 महीनों में, ये क्या मामला हुआ है रिपोर्ट्स में?
देखिए वो मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं। अब मियाँ साहब के मूड की बात है, जब वो सिंध में थे मूड कुछ और था, उस वक्त उन्होंने 64 साल लिखा दी। जब वो जिना हॉस्पिटल में थे वहाँ पर मूड कुछ और था, वहाँ पे 69 साल लिखा दी। तो ये डिपेंड करता है मूड पे। उससे अगली बार भतीजे की सुन ले सैरिश, वो जो टर्किश एक जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने जब सवाल किया तो हमजा शहबाज साहब ने उनकी उम्र 77 ईयर्स बता दी। उनका एक 77 साल जो एक बुजुर्ग जो है, एक 3 बार जो वज़ीर आज़म रहा उसको घसीटा जा रहा है। तो ये तो पहले आपस में तो पहले ही आपको पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके ऊपर आज तक तनाजा खड़ा हुआ है। किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आज तक मिलेगी। सानी जो है वो बनाने के लिए उन्होंने अपनी डेट ऑफ जो बर्थ है वो पहले अप्रैल थी, उसके बाद अचानक से वो 25 दिसंबर हो गई, क्योंकि आपने देखा वो अचानक से कायद आज़म सानी बन गए और वहाँ पर नारे लगने शुरू हो गए। तो मामला अभी उम्र का भी यही मसला हुआ है कि यानी मुख्तलिफ 3 जो सामने आई चीज़ें। बहरहाल ये तो डॉक्टर साहब की सही बात है कि जो उनका मूड के हिसाब से, हाँ अब नजर आती है या नजरियाती है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या चीज़ नजर आती है। ज़्यादा तो नजर ही आते हैं, नजरियाती तो कम है। नजरियाती होते तो फिर वो जेल में होते। एक बंदा जिसका 38 साल वो इक़्तिदार में रहा, 38 साल 38 ईयर्स, और नजरियाती इतना कि 6 महीने वो जेल में नहीं रह सका और तरह तरह की उसको तकलीफें आ गई हैं। यही बंदा जब प्राइम मिनिस्टर था, यही बंदा जब इसकी इतना लंबा इक़्तिदार ने एंजॉय किया है, उसको तो इसे कुछ नहीं हो रहा था। और वो जो छोटा है शहबाज शरीफ, उसका आप हाल देख लें कि जब लेकिन जिस तरीके से सर ये वावेला मचा रहे हैं, मरियम नवाज के ट्वीट मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने भी आज काफी रोना धोना किया है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये सारी जिम्मेदारी किस पर जाएगी। ये जो मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश थी, आपको लग रहा है कि नून लीग इसमें कामयाब हुई है या आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, स्लोली ग्रेजुअली, कि सारे मामले को पॉलिटिसाइज किया जाए? सैरिश, उन्होंने सारे मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया और उसमें पंजाब गवर्नमेंट की हमाकतें बिल्कुल साथ साथ शामिल रही हैं। इन्होंने उनको जिस तरह से फ्री हैंड दे दिया और जिस तरह से आज जज साहब ने उसको क्लियर किया है। उन्होंने ख्वाजा हारिस से कहा है कि ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है ना, ये जब पढ़ के बताएं ये क्या लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा थी कि ये लिखा हुआ है हाई प्रोफाइल केस। ये जज साहब ने उस पर मुस्कुरा दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने सबको बताया कि जनाब आप इसको हाई प्रोफाइल केस जो है इसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है ना ये गलत है। इसको हाई प्रोफाइल केस के तौर पर नहीं, इसको जेल मैनुअल के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए था। जिस तरह से भी जो भी उनकी इंटाइटलमेंट बनती है बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो भी एक है वो मिलनी चाहिए थी। ये नहीं कि जब जिसका दिल कर रहा है वो आके मिल रहा है। जेल के अंदर वो एक लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं, आम कैदियों जैसी कोई बात ही नहीं है। और उसके बावजूद, मैं इन हालात के बावजूद उन्होंने एक ड्रामा खड़ा कर दिया है कि जनाब वो जिस तरह से मरियम के ट्वीट आते हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ के ट्वीट आते हैं, मरियम जिस तरह से उनको इतनी दफा जाइना का दर्द हो गया। इस हवाले से बात कर रही हूँ असद साहब कि जिस तरह आप पहले कह रहे थे कि जी ग्रुप्स हैं, ये घर में ही धड़ेबंदी हुई है कि हमजा नहीं बात करते हैं, या शहबाज शरीफ जिस तरह बात करनी चाहिए वैसे भाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मरियम ने खामोशी तोड़ी, मरियम ने ट्वीट करने शुरू किया, अब आपने देखा कि शहबाज शरीफ भी बोल पड़े हैं, फिर हमजा भी आज खुलकर बोले हैं। ऐसा नहीं लग रहा है बाकायदा एक प्लान बनाया गया और देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है सैरिश, उसको उनको भी अपनी जेल नजर आ रही है, हमजा शहबाज को भी आ रही है, शहबाज शरीफ साहब को भी आ रही है। डीलें अपनी जगह पर चल रही हैं, साइड बाई साइड मामला चल रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो टिप ऑफ आइसबर्ग हैं। अगर वो बाहर चले जाते हैं बीमारी की बुनियाद पर, किसी बुनियाद पर, और अब हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया है कि देखें जी बाहर भेजना जो मामला है एक मुजरम का, एक कैदी का, इसमें हुकूमत का नहीं है, इसमें अदालत की मर्जी है कि वो बाहर भेजती है नहीं भेजती। मामला सिर्फ ये है कि सैरिश के शहबाज शरीफ साहब का आपने देखा जो ये असेंबली में पहुंचे, उनका मेरी कमर में दर्द है। सर मेरा एक सवाल है, अगर नवाज शरीफ बाहर जाते हैं, हाँ जी, अगर मरियम बाहर जाती है तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? शहबाज शरीफ साहब। बस मेरा जवाब आपने दे दिया। अच्छा, अब अगर नवाज शरीफ साहब को बेल होती है, मेडिकल ग्राउंड पर वो बाहर चले जाते हैं और मरियम उनके साथ चली जाती हैं, तो हमजा और शहबाज शरीफ के लिए मैदान खुला हुआ है। वो ये खुद ये चाह रहे हैं कि ये बाप बेटी जो है वो लंदन चले जाएं और उसके बाद इनके लिए ओपन फील्ड रहे। और आज जो शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की डील हो चुकी है और ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो बड़ा क्लियर है। समझने वाली बात तो ये कि पहले जो कुछ हो रहा था ये सारे कह रहे थे कि भी किसी के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है, तो अभी फिर आपको कुछ समझ आ रही है क्या सूरत हाल है कि जो अब ये जो खामोशी टूटी है, क्या ये भी किसी के कहने पर टूटी है?
देखिए सैरिश, खामोशी क्या टूटी है, उसमें शहबाज शरीफ साहब आराम से एंजॉय कर रहे हैं। वही शहबाज शरीफ साहब आपने देखा जो ही वो हवालात में थे उन्होंने कहा जी मेरे कमर में दर्द है, फिजियोथेरापिस्ट आ गए, उसके बाद वो इस्लामाबाद बैठ गए, फिर उनकी चले बेल होगी, जो भी मामला हुआ, जिस तरह नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी, जो सारी चीज़ें डोगर साहब भी वहाँ पे वो सुन रहे थे, जिस तरीके से वो प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ आपस में जिस तरह उनकी एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे, प्रोसिक्यूटर उनको जब ये मामला बेल के हो रहे थे हाई कोर्ट में, जिस तरह हुआ मामला ये है कि उसके बाद देखिए शहबाज शरीफ साहब एक दिन भी उनका वो कमर की दर्द वाला जो सारा बहाना था, जो मेडिकल और बीमार पड़ गए, उसके बाद बिल्कुल हशाश बशाश है, कभी आपको नजर नहीं आएगा। इसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब जो लोहे के चने हैं, वो आप देखें जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे कमर में दर्द आ गई है, मेरा मसला है, मुझे बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता है, तो वो रुई के गाले बने हुए हैं। मामला ये है कि ये अनोखे लाडले जो हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ऐसा हिसाब करना है, ऐसी जेल देनी है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। हम कह रहे थे जी सऊदी मॉडल आ जाएगा, चले इनको अच्छे होटलों में तो पहले लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरीके से, तो इनको पैसे तो रिकवर करें ना, रिकवरी तो हो। अदालत ने तो आईन और कानून के मुताबिक फैसला देना है। उन्होंने आज यहाँ तक कह दिया कि भाई हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा लोगों को बाहर भेजने का, लोग बाहर जाते हैं वापस नहीं आते हैं, तो इसका मतलब कोई प्रेशर तो अदालत भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जो भी फैसला होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। आगे बढ़ते कुछ जाली अकाउंट्स केस की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल इस्लामाबाद के दफ्तर में पेशी का फैसला कर लिया है और पीपल्स पार्टी ने इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर से जियालों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत भी कर दी है। सवालात जो तैयार किए गए हैं वो बिलावल साहब के हवाले किए जाएंगे। कल फरियाल तालपुर भी और आसिफ अली जरदारी भी, मुराद अली शाह भी, ये सब पेश होने के लिए जा रहे हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि मैंने जो कुछ टॉक शोज देखे हैं बाबर साहब, उसमें जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है वो तो आकर के बोल रहे हैं कि हमें रावलपिंडी से खतरा है। इससे पहले इन्होंने इस्लामाबाद केस मुंतकिल करने पर पिंडी में काफ़ी वावेला मचाया, लेकिन इनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। इनकी वो जो कोशिश है वो रायगा गई है। लेकिन सर ये तो वो जमात है, विफाकी जमात, जो कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का नारा लगाने वाली जमात है। इनको रावलपिंडी से क्या खतरा है? ये स्नैच पर कैसे पहुँच गए हैं कि ये अब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बातें करने लगे हैं कि भी हमें खतरा है पिंडी से? सर सिर्फ एक ही इशू है, वो है कि इनकी करप्शन, लूटा हुआ पैसा उसको कैसे बचाना है, और कोई खतरा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कभी ये बिलावल साहब जो है वो कैबिनेट की तरफ चले जाते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि जी 3 मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक आलम तंजीमों से है, उसके बाद कभी ये जनाब 18वीं तरमीम की बात करनी शुरू कर देते हैं। असल इशू ये है कि आज ये मुकदमात वापस ले लिए जाएं, नैब इनसे पूछना बंद कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिनिस्टर भी ठीक हो जाएंगे, रावलपिंडी भी ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया को पता है कि ये किसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे टाइम है जब पाकिस्तान जो है, सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और इंडिया ने डोजियर आपको दिए हुए हैं। आपका अपना बंदा जो है वो ये कह रहा है कि 3 जो मिनिस्टर हैं उनका ताल्लुक कालरम तंजीमों से है और पाकिस्तान को सारी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पीछे इशू सिर्फ ये है कि इनसे क्यों पूछा जा रहा है कि ये जो फेक अकाउंट्स हैं, ये जो लूटी हुई दौलत है, ये किसकी है? बिलावल, मेरा एक सवाल है कि अगर बिलावल जो है वो सच्चे हैं तो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के सारी कौम के सामने हलफ दे दे कि जनाब ये जो जितना जो वो लुकमा खा रहे हैं वो हलाल का, उसमें हराम की चीज़ कोई नहीं है, और उनकी जो कमाई है वो हलाल की कमाई है, उसमें रिश्वत का कोई ज़रा भी शामिल नहीं है। पागलेन जो कंपनी है उसके वो 25% के शेयर होल्डर हैं। पागलेन कंपनी जो है अरबों रुपया बैंकों से वो खा गई, उसके बाद 2500 केनाल ज़मीन। तो इस्लामाबाद के अंदर सैरिश, मुझे एक बात बता दें कि इस्लामाबाद में 1 केनाल ज़मीन की क्या कीमत होगी? 2009 में 2500 केनाल ज़मीन पागलेन कंपनी ने खरीदी सिर्फ 6 करोड़ रुपए में, सिर्फ 6 करोड़ रुपए में वो ज़मीन जिसकी मालियत 4 अरब रुपया थी। वो और सही है, लेकिन बात ये है बाबर साहब कि अभी ये लोग जो मौक़िफ़ में हैं वो मौक़िफ़ सियासी एक्टिविटी के एतबार से बड़ा तशवीशनाक मौक़िफ़ है। पंजाब में तो उनकी वैसे सूरत हाल सिलेक्शन में आपने देखा कितनी ख़राब रही है, और अब ये जो मौक़िफ़ है कि भी हमें पिंडी से ख़तरा है तो हमें वहाँ से ख़तरा है, यानी कि कराची में, सिंध में ये सेफ़ हैं, वहाँ इन्हें ख़तरा है। ये बड़ा तशवीशनाक मौक़िफ़ है सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो ये होना नहीं चाहिए। बड़ी अफसोसनाक बात है, विफाकी जमात है ये। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद असद साहब का मौक़िफ़ भी मैं इस पर लूँगी नाज़रीन आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला, अब पता चला।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जाली अकाउंट्स केस के हवाले से बात हो रही थी और पीपी क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि पिंडी से उन्हें ख़तरा है। तो मैं इससे पहले बाबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले रही थी। असद खरल साहब बताइएगा कि ये जो पीपी क़यादत से ख़तरा जिसकी बात की जा रही है, इसकी बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारे की बात कर रही हूँ। ये क्यों अपने लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर रही है पीपल्स पार्टी? या बिलावल को कौन गाइड कर रहा है? या पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल को गाइड नहीं कर रही, या वो किसी की सुन नहीं रहे? क्या समझ आ रही है आप? सैरिश, अगर आप ये समझे ना कि बिलावल बच्चे हैं, माशाल्लाह उम्र भी अब उनकी है, और बच्चा उनको कहें तो वो गुस्सा भी करते हैं कि वो बच्चे नहीं हैं, ना इतने वो बेवकूफ़ हैं। कंपनी में जिस तरह पार्क लेन की डोगर साहब ने बात की, अब 1999 में यानी 90s में समझ लें अगर देखा जाए तो ये ख़रीदी थी। और इकबाल मेमन जो इसमें हैं वो फ्रेंड मन थे जरदारी साहब के, और बतौर डायरेक्टर अकाउंट्स जो हैं जरदारी साहब के दस्तखत जो वो इख्तियार रखते थे, और कंपनी की जो दस्तावेज़ात हैं उनके ऊपर 2008 तक जरदारी साहब के दस्तखत मौजूद थे। और जब वो प्रेसिडेंसी में जारी बातें आए तो उन्होंने ये मामला आगे फिर फरियाल तालपुर साहिबा और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मामला, और जिस तरह उन्होंने बात की। अब ये जो मामला हो रहा है ना, जिस तरह नून लीग की पहले बात हो रही थी कि वो एक करप्शन जो है उसके केसेस को वो सियासत के साथ एक सियासी मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फिर जरदारी साहब जो हैं उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर साहिबा, अनवर मजीद साहब, जैन मलक रियाज, और ये पार्क लेन की जो कंपनी और 2500 कनाल का खाता है, इसका मामला हो तो उसमें भी मलक रियाज का नाम आएगा। लैंड ग्रैबिंग का कोई भी मामला हो, सरकारी लैंड या इस तरह की जो सीडीए की लैंड हो, या केडीए की लैंड हो, जो संक्यानी में 2500 कनाल जमीन है ना, ये इनफैक्ट जरदारी साहब के फ्रंट मैन ने, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट 1995 में ये जब बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा करते थे। इन्होंने इस जमीन पे कब्जा करवाया था, और उसके बाद 2009 में ये जमीन 6 करोड़ रुपए की खरीदी गई। यानी कि पार्कलेन कंपनी ने इस जमीन को सिर्फ 6 करोड़ में खरीदा। इसी तरह जिससे शक गुजरा। न्यू सिटी इस्लामाबाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो ताहिर खान नियाजी थे, वो भी तो जरदारी साहब के फ्रंट पर, वहां से अरबों रुपया का लूटा गया वो केस सारा मामला। तो आप सिंध के अंदर आप देख लें 2036 अरब की जो 7000 से जायद एकड़ जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, जिस पे मलक रियाज साहब 400 अरब से जायद देने की उन्होंने आप कहानी सुनाई है। अब वो भी देते हैं और अचानक से वो गायब हो गए हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। वो भी 400 अरब रुपया कब आएगा? खजाने में तो 1 रुपया नहीं आ रहा। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है, इससे बड़ा एक मजाक नहीं हो सकता रियासत के साथ कि करप्शन का केस है, लूट मार का केस है। आज भी बल्कि एक जो एक्सचेंज कंपनी कराची में उस पर छापा पड़ा है, करोड़ों रुपए वहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई है। और ये वही फॉरेन एक्सचेंज जो कंपनी है जिसकी जो बेनामी अकाउंट से जो टिकट्स लिए गए थे, बनवाए गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और अयान अली के, ये सारा मामला जो ट्रैवल एजेंसी जो सारा एजेंट्स चल रहा, ये मामला उधर मिलता तो है। बाबर साहब, अब ये मामला है करप्शन का। मुझे बताएं करप्शन से सियासत का या जलसों जुलूसों का क्या मुझे बताएं। पहले तो इन्होंने ये बोला ना कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है और विक्टिमाइज किया जा रहा है। अब इन्होंने ये बयान दे दिया है, आज जो बयान दिया उन्होंने कहा कि जो मैंने वो 3 वज़रा को हटाने की बात की थी जिनके कलदम तंजीमों से राब्तों के हवाले से उन्होंने इशारा दिया था, उन्होंने बोला कि मैंने उनको हटाने का मुतालबा किया है तो मुझे नोटिस मिल गया है। तो ये बिलावल जो ये लिंक ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्या वो क्या बताना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? जब भी इनकी करप्शन पे हाथ डाला जाएगा तो इनके खिलाफ साजिश होगी, उसके बाद फिर जमहूरियत ख़तरे में पड़ेगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, पूछा ये जा रहा है कि पार्कलेन कंपनी जो है इसने जो अरबों रुपया कर्जा लिया और ये डकार गई बैंकों से, उसके बारे उसकी डिटेल्स पूछी जा रही हैं। पार्कलेन ने इस्लामाबाद में जो 2500 कनाल ज़मीन ली सिर्फ 6 करोड़ रुपए में, जिसकी मालियत जो है कम से कम 4 अरब रुपया है, उस पर ये सारा कुछ ये ड्रामा रचाया जा रहा है। इनसे जब सिंध के अंदर कराची में जो अरबों रुपए की ज़मीनें जो है वो मलिक रियाज को दे दी गई, उसके बारे में पूछा जा रहा है। फेक अकाउंट्स के बारे में पूछा जा रहा है।
तो जमहूरियत खतरे में पड़ी हुई है और पाकिस्तान का वकार जो है ये उसको भी दांव पे लगाने पे आए हुए हैं। आप बल्कि सारी दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि अपनी करप्शन बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मुल्क को तोड़ने की हद तक जा सकते हैं। ठीक है, सही। तो बाबर साहब, मुझे असद साहब अब आप बताइएगा, आज जरदारी साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप नैब के प्रेशर में आ गए हैं, जिसका जरदारी साहब ने कहका लगाकर जवाब दिया, बोले कुछ नहीं बस कहका लगाया। तो वो जो कहका था ना उसको हर किसी ने अपने अंदाज में लिया है। किसी ने कहा है कि वो शायद डर गए हैं, परेशान है, टेंशन में है, इसलिए ऐसा किया। किसी ने कहा कि शायद वो बड़े मजबूत दिखाई दिए हैं, वो केसेस को फेस करेंगे, हर तरीके से सीना तान के खड़े हैं। आपने उस कहके को किस तरह लिया है, आपको क्या समझ आई है उनके इस बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से? सैरिश जरदारी साहब का अगर देखा जाए तो उनका ये एक वतीरा है या हमेशा उनका एक तरीका रहा है कि जब भी वो मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमेशा वो मसनूई हंसी मुस्कुराहट उनकी होती है। जब बहुत ज़्यादा परेशानी में ये कि उनके जैसर होता है। बाकी जो नैब की आप बात करते हैं, कमरजमान चौधरी साहब जब चेयरमैन नैब थे, और जरदारी साहब का जो साहब अदालत में केस था, जो लास्ट उनका केस था माशाल्लाह, उस केस पे बरीयत इस बात पे इनकी हुई थी कि ओरिजिनल रिकॉर्ड गायब नैब के चेयरमैन ने कर दिया था, गवाह और प्रोसिक्यूटर जो है वो गायब कर दिए थे, और इस बुनियाद पर उनकी एक्विटल हुई है। अब मामला यह है कि रिकॉर्ड है सिंध के अंदर, और जिस तरीके से डोगर साहब बात कर रहे हैं शुगर मिलों का, वहाँ पे अनवर मजीद का, ओमनी ग्रुप का, ये सारे मामला थे, सिंध बैंक का, समिट बैंक का, नेशनल बैंक का, ये सारे जिस तरीके से फेक कोलेटरल पे लोन्स हुए, जाली जिस तरह इनकी ओवर वैल्यू किया गया, री इन्हांसमेंट की गई, आर्बिट्रेटर भी अनवर मजीद, मिलों पे फोर्स डिफॉल्ट भी इनको कराया, फिर अरबों रुपए के लोन भी लिए, फिर रीशेड्यूलिंग भी की। ये सारे मामलात हैं, ये उस वक्त हुए जब जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में बैठे थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गवर्नर स्टेट बैंक उनकी मर्जी का था, नेशनल बैंक का सदर उनकी मर्जी का था, सिंध बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो उनकी मर्जी का था, समिट बैंक जो उनके कंट्रोल में था। ये सारे जो खांचे हैं, अब मामला ये है कि जरदारी साहब जो है वो परेशान है और बिलावल को आगे कर दिया है। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ठीक है, आपने ये अखज़ किया कि वो परेशान है। बाबर साहब आपको क्या लगा? बिल्कुल परेशान लग रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी आज प्रोटेक्टिव बेल भी करवा ली है, ताकि उनको ये डर था कि ये कहीं ये ना हो कि वो जाएं और उनको अरेस्ट ही कर लिया जाए और गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इसी वजह से उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल भी करवाई है और एक कहका जो लगा के उन्होंने ये कोशिश की है, वो उनसे उससे आज उनकी बेबसी नजर आ रही है। सारिश, यही जरदारी साहब कहते थे ना कि ये नैब इसकी क्या मजाल। आज जरदारी साहब का लहजा बदला बदला आपको नजर नहीं आ रहा, उनका वतीरा, उनका लबो लहजा, और जिस तरह वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और साथ जो मंजूर वसान साहब ये कह रहे हैं ना, मजून और दूसरे खाने वालों के लिए दो माँ बड़े, उन्होंने इनके अपने जो वजीर हैं उन्होंने भी ख्वाब देखा है ना, उनका मजून और कुश्तापन खाने वालों के लिए अगले जो 2 माह बहुत उनके लिए सख्त होंगे, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसमें एक चीज आप देखें, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने कहीं एक जगह भी किसी एक लीडर ने ये नहीं कहा कर सके हैं कि ये कह दे कि जी ये मुकदमा झूठे हैं और जरदारी साहब ने ये काम नहीं किया। कहीं एक जगह नहीं कह रहे, टेक्निकलिटीज के साथ कभी सर मैं वही तो कह रही थी कि बिलावल ने अभी तक नहीं कहा, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कहते रहे कि एक ढेले की भी करप्शन अगर साबित हो जाए तो हम सियासत छोड़ देंगे, ऐसा कोई बयान बिलावल ने भी नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, बैरून मुल्क जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तानियों के, उनकी कुछ तफसीलात सामने आ गई हैं। बताया जा रहा है 11 अरब डॉलर की मौजूदगी है उन अकाउंट्स में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यकीन है कि पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुल्क 1,52,500 से जायद बैंक अकाउंट्स में 11 अरब डॉलर की खतीर रकम मौजूद है। ऑफशोर कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भी निगरानी हो रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बड़े भरपूर अंदाज में अपना काम कर रहा है। हमाद अदर साहब ने आज ये ब्रीफिंग दी है, तो असद खरल साहब आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इतनी बड़ी अमाउंट है जो पाकिस्तानियों की बाहर अकाउंट्स में पड़ी है। सर ये पहली दफा नहीं आ रहा, इससे पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने जब बताया कौम को स्वाने ख्वाब दिखाए कि स्विट्जरलैंड में इतने 100 अरब पड़ा हुआ है, दुबई में इतने 100 अरब पड़ा हुआ है, बाकी मुल्कों का हमने डाटा इकट्ठा कर लिया है और ये जल्दी पैसे आ रहे हैं। अब मुझे क्या, मैं सिर्फ 2 केस आपको दे रहा हूँ। टेस्ट केस के तौर पर 2 केस हमाद अजहर साहब को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, आला अदलिया को, चेयरमैन नैब को, DGFIA और चेयरमैन FBR को,
और गवर्नर स्टेट बैंक को, 2 केस सिर्फ टेस्ट केस। एक है इकबाल नज़र साहब, मुझे कराची में जब वो गया था, मैं केसेस में ओमनी ग्रुप के केसेस में हम इस्तिगासा साहब भी 2016 से फेस कर रहे हैं। जब 2016 में ये रिपोर्ट दिखाई थी मैंने कि कभी कोई ईमानदार हुक्मरान आएगा या कोई अच्छा अफसर आएगा तो ये फिर अनवर मजीद जो आएंगे, उस रिपोर्ट पे उन्होंने केस कर दिया। शकील रहमान और इब्राहिम रहमान का केस था, फिर JS बैंक वालों ने केस किया, तो ये केसेस फेस करने। वहाँ पे एक बंदा मिला मुझे, उसने कहा जी मेरा 1.4 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 अरब तो बन जाता है। उसने कहा वो मैंने लेना है, बाहर पड़ा हुआ है उसने कहा मुझे रोना आता है कि मैं वजीर आजम को चिट्ठियां लिख रहा हूं, मैं बाकी वज़रा को चिट्ठियां लिख रहा हूं, मैं गवर्नर स्टेट बैंक जो तारक बाजवा साहब हैं उनके दफ्तर 5 दफ़ा गया हूं, मैं हाई कोर्ट गया हूं, सुप्रीम कोर्ट गया हूं कि खुदा के लिए ये नवाज से कंपनी है और उसकी उन्होंने कहा मेरी बेगम भी जो अमेरिकन नेशनल है, मैंने पैसा लेना और मैंने एक वकील गिलानी साहब को किए, उनका पता ये चला कि वो उस कंपनी के वाइस चेयरमैन निकला है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अब मुझे सिर्फ एक बात है, अच्छा। उन्होंने अमेरिका में भी केस कर दिया। अब अमेरिका ये कहता है कि 30 साल से आप केस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आपके खिलाफ अगर हक में केस होता है, फैसला होता है, तो हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी जब अपनी अदालतें नहीं कर रही तो हम इतना बड़ा रेमिटेंस पाकिस्तान क्यों भेजें? वो ये कहने के लिए वो ऑफर कर रहा था कि 99.99 बाबर साहब आपका क्या ख्याल है, ये वही लोग हैं जिनकी बात बाबर असद साहब कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कौन लोग हैं जितने इतनी बड़ी अमाउंट ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान में रखने के बाहर रखी हुई है, अपने मुल्क में बेरोजगारी है, गुर्बत है, और वो एक बीस्ट की तरह अपने मुल्क को नोच रहे हैं। और इतनी बड़ी अमाउंट 11 अरब डॉलर खतीर रकम है, एक यहाँ नहीं रखी हुई, बाहर रखी हुई है। जो दे रहे हैं थोड़ा सा वो बंदा दे रहा है, वो कहता है मुझे सिर्फ प्रायोरिटी के लिए गवर्नर स्टेट बैंक के पास गया हूँ, ये 200-300 अरब वापस आ सकता है। फिर एक मियां मंशा साहब हैं, उन्होंने 11 अरब रुपया बाहर भेजा है, जो सेंट जेम्स होटल एंड क्लब है। अभी नया में उनकी पिछले दिनों पेशी भी थी। एक उन्होंने MCB जिस तरह निजकारी की, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मेगा करप्शन केसेस में है, वहां पे कमरुज़्ज़मान चौधरी जो उस केस को लेके बैठ गए। अभी मौजूदा चेयरमैन साहब को चाहिए कि उस केस के DG सीमेंट भी उस तरह उन्होंने उन्हीं पैसों से खरीदा। अब ये मामला इतने बड़े हैं, 2-4 लोगों को आप पकड़ लें, यहाँ से 400-500 अरब तो निकल आता है। एक नदम कुरैशी साहब हैं, 55 लाख ये ठीक नहीं नजर आ रहा कि सिर्फ 11 अरब डॉलर, सर कोई 11,000 अरब डॉलर होंगे पाकिस्तान के। लेकिन मसला ये है कि हमाद नज़र साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बरक्स उनके जो चेयरमैन FBR हैं वो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। जहां ज़ेब खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया है ये लीगल तरीके से गया है या इलीगल तरीके से गया है, सिर्फ अकाउंट डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन इन अकाउंट से ये जाहिर नहीं होता कि ये पैसा इलीगली बाहर भेजा गया है, हो सकता है कि लीगल जराए से भेजा गया हो। ये वही जहां ज़ेब खान है जो शहबाज शरीफ के बड़े चहीते थे। इसमें टेक्निकल पॉइंट तो ये है ना कि ये रकम वापस कैसे लाई जानी है। देखिए अभी आपको इससे पहले याद होगा ये जो हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और जो आपस में मुआहदे हो रहे थे कैदियों के तबादलों के और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में आपस में असिस्टेंस के या एक दूसरे की मदद करने के ताउन के, तो ये मसला ये कि क्या होंगे, जाहिर सी बात है कुछ बाहर के भी कवानीन है वो भी राह में रुकावट बन सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जाम है, जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है, वो आप जरदारी साहब और अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप ये सारे बाहर जो दुबई में पैसा बाहर चला गया, प्रॉपर्टी चली गई, वो आप ले है। जो आपकी कस्टडी में मुलजम है, जो आपके मुल्क के अंदर मुलजम है, मंशा के 11 अरब रुपया आप ले है, FBR कह रहे हैं। ये कहानियां सुनते हुए ना मुझे 40 साल हो गए कि पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों का 400 अरब डॉलर वहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको लाया जा रहा है। ये आज तक एक चवन्नी भी पाकिस्तान नहीं आई और यही कहानियाँ PTI की गवर्नमेंट हमें सुना रही है। कभी ये 200 अरब डॉलर हो जाता है, कभी ये 1000 अरब डॉलर हो जाता है, अभी ये 11 अरब डॉलर में आ गया। लेकिन सर यहाँ पर अब नवाज शरीफ जो है उनसे पैसा लेके आना था, जिसका खरल साहब बार-बार कह रहे हैं, पैसे की तो बात ही नहीं हो रही। कभी किसी ने आपने सुना है कि किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ये कहा हो कि नवाज शरीफ से पैसा वापस लेके आया जाएगा, इसाक का पैसा लेके आया जाएगा, शहबाज शरीफ से पैसा लाया जाएगा, जरदारी साहब का पैसा लाया जाएगा? बात तो कहीं और ही हो रही है। अब तो उनको बीमारी का इशू जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि उनको दिल का आर्ज है, उनकी बेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पैसे तो कोई डिस्कशन में है ही नहीं है। इसाक डार साहब के पैसे या कोई भी
कोई एक बंदा मुझे एक बात बता दे, ये तो वो लोग हैं जो तो अभी पकड़े ही नहीं गए, अभी तो ये नहीं स्टैब्लिश हुआ कि ये पैसा इलीगल गया है ये मैं सर एक और बड़ी ऑफर दे रहा हूँ पूरी कौम के सामने। वजीर आजम सुन रहे हैं, चेयरमैन नैब आला अदलिया, चेयरमैन नैब को मैंने ऑफर की कि $96 बिलियन पाकिस्तान आ सकता है, और एक बंदा ये कहता है कि मुझे 20% अगर दिया जाए तो मैं $1 अरब एज ए टेस्ट केस पाकिस्तान में, तो $1 अरब मतलब 140 अरब। उसके बाद चेयरमैन नैब से कम्युनिकेशन हुई, सारा मामला हुआ, मेरे उसी दौरान मेरे पर अटैक हो गया। जो मामला ये है सहरिश कि आप इमरान खान साहब ने विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस की बात की कि 20% जो विसल ब्लोअर है उसको दिया जाएगा सीगा राज नाम में। ये कौन सी ऐसी ताकतवर माफियाज हैं, लॉबीज हैं, ये जो ऑर्डिनेंस विसल ब्लोअर का नहीं, क्योंकि विसल ब्लोअर का अगर ऑर्डिनेंस आता है 20% लूटे हुए माल से निशानदेही करने वाले को मिलता है तो अरबों नहीं खरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर। एक ये फार्मूला है, और दूसरा आप आज करेंसी चेंज करने के लिए कोई डेडलाइन दे दें, 5000, 1000 और 500 नोट आपके जो आपने जो मुख्तलिफ तालाबों में, जो टैंकियों में, जो जमीनों में छुपाए गए पैसे हैं, जो करप्शन का, क्योंकि जिस तरह का आपने बैंकिंग सिस्टम वो कर दिया है, ये खरबों रुपया पाकिस्तान जो बाहर है पैसा बाहर भी आ सकता है, लेकिन तो बाहर का पैसा नहीं ना आएगा। मसला ये है, मैं कह रहा हूं कि 20% दे, विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस लाएं, $96 बिलियन पाकिस्तान, मैं आपको गारंटी करता हूं आ जाता है। मुझे एक बात बताएं, खान साहब ने बाबर साहब आप क्या कह रहे हैं? 1 मिनट, खान साहब की पहली तकरीर, उसके बाद खान साहब की जितनी तकरीरें हुई हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की तकरीरें आप निकाल के देख लें, फोकस सिर्फ यही था कि पाकिस्तान से जो पैसा इलीगली बाहर गया है, वो दौलत जो करप्शन से और लूट मार के जरिए पाकिस्तान से बाहर भेजी है, वो लेके आई जाएगी। अब और उसके बाद जब खान साहब आए, इकोनॉमी का जब उन्होंने कहा कि इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में, तो उन्होंने कहा था कि बाहर से लूटा हुआ पैसा लाएंगे और इकोनॉमी बेहतर करेंगे। लेकिन जो टाइम गुजरता जा रहा है, ये नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कम पड़ता जा रहा है। वो जो गवर्नमेंट को जो स्टेप लेना चाहिए थे, वो स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, और मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले वक्तों में भी कोई $1 भी ये शायद वापस लेके आ सके, क्योंकि मुझे वो विल ही नहीं नजर आ रही। यहाँ पर तो ये हालात है कि खान साहब जो है उनसे लेकिन बात वही है ना बाबर साहब, ये काम भी इतना आसान नहीं है, अभी इतना काम आसान भी तो नहीं ये और तहरक तो करें ना सहरिश, उसके लिए क्या तहरक किया है, ज़बानी जमा खर्च हो रहा है ना, कभी बैरिस्टर शहजाद साहब कभी हमारे तो बयान दे रहे हैं ना। आप बताएं मुझे, आपने बरतानिया से राब्ता किया, आपने स्विट्जरलैंड से राब्ता किया, अभी तो राब्ता भी कोई नहीं हो रहा, अभी तो राब्ता भी हमारी चीजें ये वापस करें, आपने तो कुछ भी नहीं किया, ज़बानी जमा करके दिखाना पड़ेगा। आप उसमें ये चीज देखें, टाइम पीरियड अब खत्म हो गया है, अब जो नारे लगाए थे अब उन पर जो अमल करने का वक्त है वो आ गया, और अब अवाम जो मुंतज़िर हैं, बेहतरी की उम्मीद करते हैं, देखते हैं शायद आगे चल कुछ प्रैक्टिकली भी नजर आए। अब थोड़ी सी बात कराची को फराहमी, आपका जो मंसूबा है K4, उसके हवाले से कर लेते हैं। उसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सेनेट कमेटी ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची को पानी फराहम करने के सबसे बड़े मंसूबे K4 की लागत 1 खरब तक जो पहुंचने पर मंसूबे के डिज़ाइन और अमल दरामद में गैर मामूली कोताहियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सर ये इतना बड़ा मंसूबा है, कराची में देखें ना अब क्या हाल है, वाटर टैंकर माफिया जो है, अवाम मजबूर है, लुट रहे हैं उनके हाथों, और ये मंसूबा जूं का तूं है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी पहले इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की थी कि वो अंदाजे गलत लगाए गए, तखमीना ही गलत लगाया गया। अब जब इतना वक्त गुजर चुका है, अब तखमीना कहाँ तक जा पहुंचा है कि अब उस पर अमल दरामद करना मुश्किल हो गया है। पकड़ना चाहिए जो जिम्मेदार है उनको, असद खरल साहब। बिल्कुल, और 42 तब्दीलियाँ और एक जो 15 अरब का मनसूबा 1 खरब तक पहुंच चुका है, और जिस तरह डिज़ाइन में तब्दीलियाँ, ये नेगलिजेंस चीज़ है जिसकी वजह से कौम को, टैक्स पेयर को, कोई ओमनी ग्रुप में चला गया अरबों रुपए का, बाकी रहता कहता, इस तरह की मिसमैनेजमेंट और मिसगवर्नेंस में हुआ। और इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। और वहाँ पे लोग जो है वो पानी को तरस रहे हैं, सीवरेज का जो जिस तरह मलीर, और आगे जिस तरह आपने देखा वो और भी चीज़ें आई थी ना कि जब बैरिया टाउन को वहाँ पे पैसे मनसूबा उधर रुख उसका मोड़ दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे तो शराकतदारी जरदारी साहब की है, ओमनी ग्रुप में जैन मलक में 10 अरब जो दे रहे हैं सारा मामला, और ये ज़मीनें बंदर बांट हो रही थी, ये वही मामला है। और कराची के अवाम जो वो पानी को तरस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, कचरा जो जिस तरीके से वहाँ पे ढेर बने हुए हैं, और वह जिस तरह खंडर बना हुआ है कराची शहर, इंटीरियर सिंध की तो माशाल्लाह आप बात ही नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको कौन, अब मसला ये है कि वहाँ पे सिंध में हुकूमत उनकी है, वहाँ पे जो भी सियाह सफ़ेद के वो मालिक हैं, PTA की हुकूमत है, वो ज़मानी जमा खर्चा है, गवर्नर के इख्तियार है नहीं, जो मेयर है वो भी आपको पता है उसको भी उन्होंने बिल्कुल इख्तियार उसके बिल्कुल ख़त्म करके रखे हुए हैं। तो अब पूछेगा इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है। बाबर साहब, सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है?
जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट होगा ना, आप देखेंगे कि वो सिंध में लटका हुआ है। वहीं कि कराची में पानी के जो हालात है वो आपके सामने है। NICVD है जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। किसी भी बीबी की आप रहनुमा को बिठा लें किसी टॉक शो में, वो जब बात करेगा NICVD की करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका फोकस ही नहीं है। जहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट है जो भी है, कराची कचरा कुंडी का शहर बना रहा, किसी ने कोई फोकस नहीं है। कराची की डेवलपमेंट पे बेताशा इख्तिलाफात स्टार्ट हो जाते हैं। अब कराची में पानी की शदीद कमी है और उसके लिए आप देखेंगे वो मनसूबा जो 15 अरब से बनना चाहिए था वो 1 खरब तक चला गया और अभी पता नहीं इससे आगे कहाँ तक जाएगा, और लेकिन अभी उस पर काम ही नहीं स्टार्ट हुआ। और मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए। मुजरिम है सर ये लोग, मुजरिम है ये लोग। किस तरह आवाम यहाँ पर लुट रही है, ये हाइड्रेंट्स और ये जो माफिया यहाँ पर टैंकर माफिया है कि आप देखिए किस तरह लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह से पानी के गैलन लोग उठा उठा के भर भर के घर पे लाने पे मजबूर हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल और जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इसमें कोई शक नहीं है। 10 साल से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये किया उन्होंने अवाम के लिए। आखिर में मैं अब चाहूँगी असद खरल साहब आपका भी और बाबर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आफिया सिद्दीकी के मुतालिक कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी, अली मोहम्मद खान साहब ने कह दिया है। इससे कबल शाह साहब भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हैं, तो क्या खुशखबरी कब तक मिलने की अच्छा सहरिश उनकी आपने आपस में ये लड़ रहे हैं, आप कोशिश क्या हो रही है? हम तो खुशखबरी पहले ही आने से मामला वो किरकिरा हो गया ना मजा। अब उन्होंने एक तरफ तो कहा आफिया सिद्दीकी पाक अमेरिका मुज़ाकरात जो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने लातल्की का इजहार कर दिया। अब यही तो मसला है, अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें खुदा के लिए, इनका यही मसला है। पंजाब हो या फवाक हो, आपस में मुजरा के बयान नहीं मिल रहे होते। असद साहब तो कह रहे हैं हाउस इन ऑर्डर कर लें, बाबर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले हमजा अली अब्बासी जो है वो PTI के एक वर्कर भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, उनका एक ट्वीट आया था। उसके बाद आज कैबिनेट में भी उन्होंने कहा कि डेट फिलहाल नहीं दे सकते और इसके अभी इसको लो प्रोफाइल में रखें, लेकिन ये एक कौम को खुशखबरी ये है कि वो आ रही हैं। तो हमें इस चीज़ को एक पॉजिटिवली देखना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे वो वापस आए। पाकिस्तान की बेटी हैं और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं पॉजिटिवली देखना चाहिए, पाकिस्तान वापस आए, अपने अहले खाना के दरमियान हो, हमारी भी दुआ है। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।